First of all, we will talk about what is an essay. How we write an essay, this will be the next thing that we will be discussing. An essay is basically an attempt to organize your ideas. An essay is basically an attempt where you are arguing, where you are writing down something to convince the examiner that your stance is right, and the examiner should be convinced with your stance. Examiner should be convinced that whatever you are saying, you are so persuasive, you are so argumentative that examiner says, wow, you have uh, completely won the argument. Acha, make sure not to send any sort of text because this will distract me. आप लोग सिर्फ तब text कर सकते हैं जब आप लोगों को आवाज में कोई issue आ रही हो, और if you feel just because of the weather over here, ठीक है, अगर आपको लगे कि जी आपको आवाज में कोई इशू आ रही है तो आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं. अदरवाइज मेक श्योर कि आप टेक्स्ट नहीं करें, आप लोग चैट में टेक्स्ट नहीं करें, चैट बॉक्स में, बिकॉज उससे मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी एंड आई वोंट बी एबल टू टेल यू इन एन इफेक्टिव मैनर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी fruitful session for all of you. If you have any confusion regarding essay, if you have any confusion what are the steps that you have to follow to write on an essay, I will guide you at length. But for that thing you have to concentrate because I'll be catering all the questions that you people have. So सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि in CSS and PMS there is a paper called essay paper that is a very lengthy paper and there is a huge ratio of failures in this paper. What is the reason? We will be talking about that too. But before that we will be discussing what is an essay. Essay में आपने करना क्या होता है, आपने लिखना क्या होता है, एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है. क्या ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिख लेने से आप ऐसे पेपर को पास कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि एग्जामिनर जो है ही विल बी चेकिंग आउट द क्वांटिटी कि आपने कितनी ज्यादा इंग्लिश लिखी है, या एग्जामिनर विल बी मोर कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, या एग्जामिनर विल बी मोर कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ योर लैंग्वेज दैट यू विल बी यूजिंग व्हाइल राइटिंग डाउन एन एसे. इसमें से कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टिव है? सबसे पहले याद रखें कि ऐसे का एक स्ट्रक्चर है. व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे पेपर, व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग डाउन एन ऐसे हैव्स अ स्ट्रक्चर. अब ऐसे का एक स्ट्रक्चर क्यों है? ऐसे हैव अ स्ट्रक्चर. व्हाई ऐसे हैव अ स्ट्रक्चर? जस्ट बिकॉज ऐसे इज लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. लाइक हम ऐसे लिखते हैं, हम पोइट्री करते हैं, हम नॉवल लिखते हैं, हम ड्रामा लिखते हैं. इन तमाम चीज़ों में हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो रिदम के साथ या आयम्बिक पेंटामीटर के साथ या फ्री वर्ड्स में किसी भी तरह हम एक पोइम लिख डालते हैं. इसी तरह हम ड्रामा लिखते हैं, उसका भी कोई स्टाइल हो सकता है, मे बी वो ब्लैंक वर्स में हो, मे बी किसी और स्टाइल में हो. इसी तरह हम नॉवल लिखते हैं, वो भी किसी ना किसी स्टाइल में होता है, वो एक पैटर्न को, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है. Likewise, essay is something in which you have to follow a structure. Now, what is that structure? वो structure क्या है? In a way, the structure of essay is very simple, and in a way, the structure of an essay is not simple. It is a little bit complicated. Why it is complicated? जब हम ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसे के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आती हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी. देखिए, अब आप एक आर्ग्यूमेंट लिखने वाले हैं, आप 3 घंटे तक कुछ ऐसा लेट से बोलने वाले हैं. मिसाल के तौर पर आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज एन एसे, और उससे पहले आई वाज गिविंग यू एन इंट्रोडक्टरी रिमार्क अबाउट द लेक्चर दैट आई वाज गोइंग टू डिलीवर. मैं अभी भी उसी इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हूँ जहां मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं क्या बताने जा रही हूँ. Likewise, when you are writing down an essay, you basically have to follow a structure in which जहां आपको पता है कि मैंने 3 घंटे तक एग्जामिनर को, let's say that you will have a face-to-face conversation with the examiner, or let's put it another way. You go to your father, you need some money, you are going to borrow some money from your father. How you will say? You will say, father, just give me some money. No, you will give some things, you will say some things that will be your introductory remarks, in which you would be
telling your father कि okay father, I have a lot of friends and I have to go to a picnic with my friend, that's why I need some money, so can you please lend me some money. This will be your style. और आपकी ये जो कन्वर्सेशन है इट विल कंप्राइज ऑफ 5 to 10 minutes लेट्स से. नाउ अब आप एक ऐसी बात कर रहे थे जो 5 से 10 मिनट की थी, और उस 5 से 10 मिनट की बात के अंदर, उस 5 से 10 मिनट की बात में आपने क्या किया, आपने एक अदद इंट्रोडक्शन दिया. वो इंट्रोडक्शन जो आपको मुनासिब लगा, दैट सीम एप्रोप्रिएट टू यू. ठीक है. लाइकवाइज अब आप एग्जामिनर के सामने जाने वाले हैं, यू विल सिट फेस टू फेस विद द एग्जामिनर and you have to convince your examiner about your narrative, about your stance, about your thesis statement. You have 3 hours to do this and you will have a lot of arguments. Now how you will do it? आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, you will give an introduction जिसमें you will be telling the examiner कि आप क्या कहने वाले हैं, आपकी बात क्या होगी. ओके, इज इट ओके? अभी आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई. अब इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक पोइम का, एक ऐसे का, एक ड्रामा का, एक नॉवल का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह ऐसे का भी एक स्ट्रक्चर होता है. और ऐसे के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. अच्छा, एक और बात हम लोग करते हैं. देखिए, जब हम पोइट्री करते हैं, whenever we write a poem, there are different forms of poetry. ठीक है. Some people might be writing down sonnet. ठीक है. कुछ लोग सोनेट लिखेंगे, कुछ लोग फ्री वर्ड्स में पोइट्री करेंगे, कुछ लोग जो है वो गजल लिख रहे होंगे, कुछ लोग नज़म लिख रहे होंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन वन स्टाइल की कोई क्या लिख रहा है. इसी तरह नॉवेल्स में अगर आपको थोड़ा बहुत लिटरेचर का नो हाउ है तो डिफरेंट तरीके से लोग जो है वो नॉवेल्स लिखते हैं. नॉवेल्स की टाइप्स होती हैं. ठीक है. कुछ हिस्टोरिकल नॉवेल्स हो गए, कुछ कंटेम्परेरी नॉवेल्स हो गए, कुछ रोमांटिक नॉवेल्स हो गए, कुछ हॉरर से रिलेटेड हो गए. तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्टाइल कि आप किस तरह का नॉवल लिख रहे हैं, इफ़ यू आर अ राइटर. लाइकवाइज जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे की भी टाइप्स हैं. देयर माइट बी एसेज दैट माइट बी लिटरेरी एसेज लाइक लुक बिजी डू नथिंग, like soft words are not hard arguments, like I disapprove what you say but I defend to that your right to say. Now these are three types, three topics जो कि literary essays की मिसाल है. Then essays can be about social issues, like the examiner might be asking about water crisis. जैसा कि अभी recently आप लोगों को topic आया, don't waste water even if you were standing at a river side, something like that. ठीक है. Then 2015 में टॉपिक आया वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी. यहाँ आपको टॉपिक आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. 2018 में टॉपिक आया द थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट. यहाँ आपको टॉपिक आ जाता है द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, द राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आपके सोशल इश्यूज से आए, जो आपके सोशल इश्यूज से जनरेट करते हैं. तो लेट्स से हम इन्हें सोशल इश्यूज कह लेते हैं. Then there can be some philosophical essays. There can be some topics that can be related to international affairs. It can be related to current affairs. जैसा कि लास्ट PMS में आपको अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को कोविड पे भी टॉपिक्स आए, आप लोगों को अफगानिस्तान पे भी टॉपिक्स आए, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टॉपिक्स ऑन पैलेस्टाइन इशू. ठीक है. इन दिस एग्जाम तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है. अगर मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ. अगर इफ यू आर गोइंग टू टेल अ गुड न्यूज टू एनीवन, obviously you will give some introductory remarks that will be good. But if you are going to tell someone that unfortunately about the death of somebody, तो आपका जो introductory remark होंगे they will be a little bit sympathetic. Likewise जब आप अपना essay लिख रहे हैं तो it depends upon your type of essay कि आपने अपना introduction कैसे लिखना है. It depends upon the essay that you are writing. It depends upon that type कि आप किस तरह से examiner को convince करेंगे. Let's say your essay is about something that relates history, so you will be giving an introduction जिसमें you might be discussing a little bit of history, or you might be giving a little bit of retrospect of that aspect. Or let's say that you are writing down an essay that is about contemporary era. Let's say you are writing down an essay about Afghan peace process. You are talking about withdrawal of US forces from Afghanistan.
you are talking about any such thing. So आप उसमें मतलब you will not be talking about the history in that introduction ना. You will be talking about the contemporary happenings, you will be talking about the things on the ground, or you can be a little bit creative with that introduction. Likewise, if you are writing down an introduction जिसमें आप literary topic लिख रहे हैं, let's say you are writing down an essay on soft words are not hard arguments, so obviously you will not be talking about history, or you will not be talking about the current happenings, or you will not be talking about the social issues in that introduction. Rather it will be literal. हाँ, आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टाइल कि आपका स्टाइल कितना क्रिएटिव है, आपका स्टाइल कितना अच्छा है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से लिखते हैं, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास कोटेशंस कितनी है. अच्छा, हमने बात कर ली ऐसे के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन. अब ऐसे इज समथिंग लाइक यू आर बिल्डिंग अ होम. आप एक घर बना रहे हैं एंड यू हैव टू फॉलो थिंग्स बिट बाय बिट. आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है. जब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है तो विद दिस थिंग आपको क्या करना है. आप समझ लें कि आप पहले अपने घर का नक्शा बनाते हैं. लाइकवाइज ऐसे बिल्कुल ऐसा है. इंट्रोडक्शन से पहले भी आप एक चीज करते हैं, that is called specifically for CSS and PMS, that is called the outline of an essay. अब हम जब outline की बात करते हैं तो outline का भी एक structure आ जाता है. What should be the length of outline, how you should write an outline, should it be in the sentences format or should it be in the format of phrases or clauses, and should you give some examples in your outline or not. These are the things जो कि आपको सोचनी चाहिए और जिसके लिए आपको पूछना चाहिए. Because I have been giving a lot of sessions for the last 4 years, but unfortunately what I feel that I don't have that potential public. I am a little bit disappointed with CSS aspirants because I believe that if you are a CSS aspirant, you have a lot of questions. Because if you have a lot of questions, it will give a challenge to your teacher as well, to your mentor as well, and your mentor will be excited to talk to that aspirant कि अच्छा जी, he will be asking me such questions जिससे शायद मेरे knowledge में इजाफा हो और जिससे शायद मेरी personality की कोई diverse चीज निकल कर सामने आए. But most of the students don't have any questions at the end of the session. Why is it so? Just because our education system, and I think this is not the education system that is only to be blamed. We are also responsible. We are living in such a society जहाँ पर we are totally dormant, we are unable to grow, we are thinking, we are somewhat dormant just because we are ready to accept everything that is around us. We don't have anything in us that is rebellious. हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम रेबल कर सके, क्वेश्चन कर सकें, या हमारा दिमाग थोड़ा सा जो है वो इंक्विजिटिव हो सके. देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो जब आप आउटलाइन की बात कर रहे हैं, अगर आपने एक आउटलाइन लिख के प्रैक्टिस की है तो यू शुड हैव सम क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ दिस के व्हाट इज एन एसे, हाउ टू राइट एन एसे. नो, दीज शुड नॉट बी क्वेश्चन. द क्वेश्चन शुड बी दैट आउटलाइन में व्हाट इज इंक्लूसिविटी इन आउटलाइन. आउटलाइन में इंक्लूसिविटी कैसे क्रिएट करेंगे. Should outline be about the aspects that are domestic in nature, or should outline be related to the things that are global in nature? And अगर तो वो domestic in nature arguments है तो why is it so? What is its relation with the topic? और अगर तो global in nature है तो what is its relation with the topic again? दोनों चीजों में फर्क क्या और ऐसा क्यों होता है. So okay, now let's bust this myth. It is a misconception among the aspirants कि उन्होंने जो भी ऐसे लिखना है, they will be talking about Pakistani politics and Pakistani issues in that outline only. This is not reality. The more you are inclusive, the more examiner is convinced with your arguments. Now, what is inclusivity? Inclusivity is to have maximum arguments. Inclusivity is to have that you have knowledge at every level. Like you have know-how at domestic level, now you have know-how at regional level, you know about international organizations, you have knowledge about the global issues, you have knowledge about each and every aspect of your society. Now this knowledge should not be and cannot be, I emphasize, this knowledge cannot be complete in nature, because आप कभी भी सब चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं. बट द बेस्ट थिंग इज कि आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए. दिस इज इंक्लूसिविटी एंड दिस इज हाउ. और ये कब होता है? व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, व्हेन यू आर कॉग्निजेंट. Now, what is cognizance?
Cognizance is to stay alert every time. Cognizance is basically the awareness that you are a CSS aspirant and you are preparing for such a career that will change your life overnight. So this is basically a sort of present mindedness that teaches you, that is basically an ability to grasp every idea around you and adopt and mold that idea according to your requirements of CSS. If you are able to do this, you will be able to apply each and everything around you in your CSS papers. And this is such a fantastic ability if you develop this ability over time, because this tells you every time, 24 hours, this ability tells you, this ability helps you to stay cognizant that you are a CSS aspirant. We just got off the point, we were talking about how to write outline. ठीक है जी, तो outline में हम लोगों ने बात कर ली. If your topic is specifically mentioning the word of Pakistan, now this can be the case that you can only talk about Pakistan, but still it is suggested that you should have something to present before the examiner, that you have knowledge about the global happenings as well. But if the examiner is not giving the word of Pakistan, and if he is not specifically mentioning the issue that is related to the domestic issues of Pakistan, okay, then you need to stick to the global affairs. Let's say that he is giving you a topic that is related to global warming, or that is related to gender inequality. Now, have you ever thought that gender equality is not the issue of Pakistan only? This is an issue that is prevalent across the world. So what you need to do, you need to understand this issue, you need to comprehend this issue, and you need to prepare this issue, most importantly, with the perspective of globe. You need to understand that what is the situation of gender equality across the world, what are the measures that are being taken across the world to counter this challenge of gender inequality. Now, we have almost talked about outline, but this is not all about outline. Now, some of you might be disappointed that why I am not telling you all about outline. Actually, this is not possible in a single session that मैं आपको बताऊं कि okay जी, this is how you write an outline, this is how you write an introduction, this is how you write thesis statement. This is not possible actually. To learn essay writing, how I start with the aspirants in this manner, that whenever an aspirant would come to me, I would ask him to write down a paragraph. Next day, I will ask him to write down a paragraph again. Next day, I will ask him to brainstorm on a topic. Now, why I am doing this with aspirants? They would ask me that, ma'am, why are you not pointing out our mistakes? Just because I want to make them believe that you don't have any flaws, you don't have any weaknesses, rather you are already good to go. You can write a paragraph, you can generate arguments, you can have your arguments, you can write down an essay as well. This is basically to make them confident of their ability. So once they are done with this thing, I will ask them to write down an outline. I will ask them to write down a paragraph. I will ask them to write down a thesis statement. Then I will be pointing out the mistakes only after the duration of 1 week or 2 weeks, so that my students are already confident that they can write anything. Now, when I will be pointing out their mistakes, I will be improving them. But if I point out your mistakes at the very initial stage, this is basically discouraging the aspirant, that they have a lot of faults, they have a lot of mistakes, and they cannot do CSS. What we are trying over here, we are trying to make you believe that you are the one who can do CSS. You are the one among hundreds of people who can change your life overnight, because this is something that requires your determination and hard work and the encouragement by your mentors as well. Okay, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आउटलाइन सीखने के लिए, इंट्रोडक्शन सीखने के लिए, थीसिस स्टेटमेंट सीखने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता सकती हूँ, but this is something that you learn by your sheer determination. अब ऐसा है कि you are having a lecture on how to write an outline or how to do brainstorming. With that very lecture, you also have an assignment कि अच्छा जी अब आपने brainstorming practically करके लानी है. You have a lecture that is on outline, and with that very lecture, you have an assignment कि अच्छा अब आपने outline लिख के दिखानी है. When you do this practice, only then you are able to learn. अगर आप कहीं भी दुनिया में पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ ऐसे के lectures ले रहे हैं, आप सिर्फ ये सुन रहे हैं कि जी अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, चाहे वो मेरे हैं चाहे वो किसी के भी हैं, तो ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न essay writing.
except this fact that you are already extraordinary with your written expression and you are already skilled enough in essay writing. ठीक है, अगर आपको वाकई ऐसे पास करना है तो उसके लिए आपको 2 से 3 मंथ 4 मंथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर मैं आपको बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है तो आपको समझ तो आ रही है, लेकिन ज्यादा समझ कब आएगी जब आप इसे लिख कर देखेंगे. इसी तरह अगर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आउटलाइन कैसे लिखी जाती है तो आपको समझ तो आ रही है, लेकिन बहुत सारी आउटलाइन रिलेटेड चीजें आप तब एक्सप्लोर करेंगे जब आप उन्हें लिख कर देखेंगे. ठीक है, अब आउटलाइन जब आप लिखते हैं तो आउटलाइन क्या है? आउटलाइन इज बेसिकली अ प्रिपरेशन. इट्स लाइक अ मैप जिसमें आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से लिखना है. मेरा कौन सा आर्ग्यूमेंट, मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ, मेरा कौन सा आर्ग्यूमेंट पहले आना चाहिए. What I call it prioritization of ideas. बैलेंस क्या होना चाहिए? बैलेंस से मुराद ये है कि अगर मेरे टॉपिक में there are 2 aspects that are being asked in my topic, it means that I have to maintain balance between 2 aspects, like the rising power of social media, prospects and challenges. Now there are 2 aspects that are being asked in this outline. If there are 2 aspects that are being asked in this outline, you have to maintain balance between those points. ठीक है, now what is the next step? आपको ये भी याद रखना है, ये भी ख्याल रखना है कि if you are writing down an outline, you need to ensure that whatever you are writing, it should be clear enough to tell the examiner what is your motive to write down that thing. Like it's not like this कि आप simply लिख के आ जाती overpopulation. Now examiner might be wondering what is overpopulation? Why on the earth he has written this word overpopulation? You have to tell the relation of the word overpopulation with your topic, that why you are writing down that specific word. ठीक है, now there is another important thing. Your outline should be to the point. Now what is to the point? Let's say that I am here to deliver a lecture on essay writing paper. ठीक है, now what I do, I talk about these and those things. I simply beat about the bush. Sometimes I start talking about Islamic studies, then I start talking about my gardener, then I start talking about Pakistani politics. There is no arrangement in my conversation. If this happens in your paper, that examiner is asking from you about the global warming and you are explaining him defining global warming, what is global warming, then you are telling him what is climate change, that is totally off the point. He has not asked from you what is global warming. If he need to ask what is global warming, he would ask this from a student of 7th or 8th grade, because everyone around us knows what is global warming. So you don't need to give definitions, you need to hit the point. And what is the point? The topic is the threats of global warming. So simply go to the point, give your introduction, and then tell the examiner that what are the threats, because the examiner won't be wasting his 5 to 7 minutes on your papers if you are simply beating about the bush. What he need to know from you, he need to know that whether you are picking the question that he's asking from you, and whether do you know the answer of the question that he's asking from you. If you don't know about the threats of global warming, simply don't pick that topic, don't take that topic. There is another lecture that is available on YouTube. In that lecture I have already explained for you people that what you should do to opt a topic, to select a topic when you are sitting in the examination hall, because I believe this is the mistake that this is the blunder that students have been making over the years, and that is why they flunk in essay paper. So you need to be very, very cautious when you are attempting a topic. So I told you that you need to stay on the point, you need to stay to the point, you need not to get off the point. Now let's come to the next thing. The next thing will be your thesis statement. Now this is the trickiest part of your essay. I think this is the part where examiner would be deciding that do you have any idea about the structure of essay or not. Now thesis statement is a sentence, or thesis statement are 1, 2 or 3 sentences. It is basically a summarized version of your essay, but this is not your essay. Thesis statement is basically a sentence in which you are telling the examiner that what you have understood from the topic, what you will be giving in the comprehension of the topic with broader categories. Because if you already write down everything, but some students
दे आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन अ समरी इंस्टेड ऑफ इंट्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, वो सारी चीजें जो उन्होंने अपनी आउटलाइन में लिखी होती हैं और जो वो अपने ऐसे में लिखने वाले होते हैं, वो उन सभी चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख कर आ जाते हैं। एंड दे थिंक एग्जामिनर वुड बी वेरी हैप्पी कि उन्होंने कितना लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है। एंड रिडिकुलसली उनका इंट्रोडक्शन जो है वो 2-3 पेजेस तक जा रहा होता है, एंड स्टिल दे थिंक कि वो पास कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें कि इंट्रोडक्शन कैन बी 1 or 2 पैराग्राफ्स, एंड अ पैराग्राफ is not more than a quarter page. ठीक है, this is basically the formula for it, and you need to keep this thing in your mind. When you write down an introduction with 2 pages, it means that you have given retrospect in 1 page, and or you can say that one part of introduction is general and the other part of introduction is specific. Again, this depends upon your practice, and this depends upon your mentor, that how he has taught you, because there are a lot of myths about introduction. So this was it. I was telling you this. अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर ये बात कर रहे थे कि थीसिस स्टेटमेंट। नाउ थीसिस स्टेटमेंट में आप ये ना सोचें कि आपने जो है वो सारी चीजें इकट्ठी करके लिख देनी है एंड यू विल एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर खुश होगा, बल्कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा जुमला है जिसमें आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसे में क्या लिखना है, लेकिन आप ये बता भी नहीं रहे कि मैंने ऐसे में क्या लिखना है। आप सिर्फ उसे एक हिंट दे रहे हैं कि मैंने ऐसे में क्या लिखना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसे थोड़ा सा बता रहे हैं। ये कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, मैं इकोनॉमिक कैटेगरी डिस्कस करूंगा। अब इकोनॉमिक कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं सोशल कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, सोशल कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं पॉलिटिकल कैटेगरी डिस्कस करूंगा, आप उसे बता रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कैटेगरी में 10 चीजें और आ जाती हैं। अगर तो आप सारी की सारी चीजें लिख कर आ जाए, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं वाटर क्राइसिस इज कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन, आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में ये लिख कर आ जाते हैं। सपोज इफ यू आर राइटिंग डाउन दिस थिंग, तो आप पूरे ऐसे में बस यही कह, आपका यही नैरेटिव है कि वाटर क्राइसिस इज कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। आर देयर नो एनी अदर रीजंस फॉर वाटर क्राइसिस? देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर वाटर क्राइसिस, कम ऑन। You need to understand this thing, that thesis statement is basically a hint to your essay, but this is not the summary of your essay. You can call it a concised variant, but this is always something broader. By broader I mean कि जिसमें और बहुत सारी चीजें समेटी जा सके, ना कि आप उसे इतना ज्यादा जनरल, आप उसे इतना ज्यादा स्पेसिफिक कर दें कि उसमें कोई भी चीज आ ना सके। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की बात कर ली, थीसिस की बात कर ली, आउटलाइन की भी बात कर ली। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर में, तो पैराग्राफ्स आ जाते हैं। अब सवाल उठता है पैराग्राफ्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they are simply writing down one paragraph is of 2 pages, the next paragraph is of half page, then the next paragraph is of quarter page. This is how you will convince the CSS examiner that you know how to write an essay. There should be balance between all the paragraphs, then there should be coherence between all the paragraphs, then there should be prioritization of arguments, then there is a structure within the paragraph, within the passage that you are writing down to convince the examiner. Now what is that structure? That structure is, first of all, you will write down a topic sentence. Now topic sentence का एक अपना structure है, you will learn this structure only with the practice. ठीक है, आपने सबसे पहले इस चीज को देखना है, टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है, उसके बाद अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एविडेंस लिखेंगे। योर एविडेंस कैन बी मेनी, लाइक यू कैन राइट एविडेंस नंबर 1, then explain that evidence, then evidence number 2, then explain that evidence. Evidence can be anything, it can be an example, it can be a stat, it can be a fact, it can be a quotation, it can be anything. ठीक है, then you will conclude your paragraph, and then you will move towards the next paragraph, and while you are concluding your paragraph and moving towards the next paragraph, you have to maintain correlation between both paragraphs, and thus you will maintain a network of paragraphs that will be correlated with the thesis statement on the broader level. This is how you do it. Well, it seems a little bit tricky, but this is not difficult at all, because I have always been saying that there was a person who was standing on the earth one, and he was thinking that I want to go to the moon, and he actually went to the moon. So there are a lot of things that the people are doing in the world. Some people are purchasing land on the moon, some people are trying to explore universe, and they are trying to explore hidden lands. People are doing miraculous things, और आप उन लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चीज के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, दैट इज CSS. दिस इज नॉट अ बिग डील. इफ यू आर अनेबल टू डू दिस थिंग, यू विल बी थिंकिंग फॉर होल ऑफ योर लाइफ, अच्छा जी मैंने भी कभी CSS के बारे में सोचा था, मैंने भी कभी CSS करने के बारे में सोचा था, बट यू विल बी रिडिक्यूल्ड बाय योरसेल्फ कि मैं कर नहीं सका इस चीज को।
तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने जिंदगी में एक ही मोटिव बनाया है, एक ही चीज की है, तो मुझे आई नीड टू बी अमंग द सीरियस एस्पिरेंट्स. आई डोंट नीड टू बी अमंग द पीपल हु ओनली टॉक अबाउट सीएसएस एंड हु हैव अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड दे से कि ओके जी मैं तो बड़ा कुछ जानता हूँ एंड दे आर गिविंग टिप्स टू एवरीबॉडी बट दे आर अनएबल टू पास सीएसएस. रादर यू नीड टू बी अमंग द पीपल हु आर serious about the CSS and you need to be stay focused just for the sake of 6 or 7 months and trust me you will be able to ace it but with the right balance. अब right balance की बात आ गई तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि what I believe and I also mentioned it in my last session जो कि कल हुआ था कि आपने उन लोगों में से नहीं होना जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की बुक पकड़ेंगे और पाकिस्तान अफेयर्स की बुक को जो है वो 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे. नो, आपको एज क्विकली एज पॉसिबल आपको अपने 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं बिकॉज आपको अपने 12 सब्जेक्ट्स ही पास करने हैं. अगर सिर्फ एक ही पेपर पास करना हो तो आप सिर्फ उसकी तैयारी करें बिकॉज देयर इज नो सप्लीमेंट्री एग्जाम. वंस यू लूज वन पेपर यू हैव लॉस्ट योर अटेम्प्ट एंड देयर आर 3 अटेम्प्ट्स ओनली. पहली अटेम्प्ट तो लोग सिर्फ इस शौक में दे देते हैं कि सीएसएस दे रहे हैं. दूसरी अटेम्प्ट वो ये देखने के लिए दे देते हैं कि जी पता नहीं पास होता है कि नहीं, और पास हो जाता है और फिर वो रिटर्न में इंटरव्यू में अपनी एलोकेशन नहीं करवा पाते जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की होती और वो इतने मार्क्स को सिक्योर नहीं कर पाते. एंड व्हेन वी कम टू द थर्ड अटेम्प्ट अनफॉर्चुनेटली वो पास ही नहीं होती. सो इफ यू वांट टू डू सीएसएस, this is your first attempt, this can be your second attempt or this can be your third attempt. What you need to understand that please don't waste your attempts, just be serious about your future because अगर आप जिंदगी के इस स्टेज में मेहनत नहीं करेंगे तो there will come a time when you will repent for whole of your life and life is quite long. You have 6 to 7 decades to live. आपके पास 60 से 70 साल है जीने के लिए जो कि काफी लंबा अरसा है और वो आप तरसते और तड़पते हुए नहीं गुजार सकते. अब हमने बात कर ली. लास्टली एक चीज आती है ऐसे से रिलेटेड कंक्लूजन. और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो कभी बहुत सिंपल लगता है और कभी बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा ट्रिकी लगता है, बड़ा ही ज़्यादा जो है समझ लें कि कम्प्लेक्स लगता है जस्ट बिकॉज कि ऐसे के एक एक पोर्शन में इवन इफ अगर आप आउटलाइन का एक आर्ग्यूमेंट भी लिख रहे हैं तो आउटलाइन के उस आर्ग्यूमेंट पे भी आपको जो है आउटलाइन के उस एक आर्ग्यूमेंट पे भी आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है. आपको उसमें भी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है. मिसाल के तौर पर एक आर्ग्यूमेंट में आपको क्या देखना पड़ेगा, मैं क्लियर हूं या नहीं, इज एनी क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑन माय साइड और नॉट, कैन आई कन्वे दिस थॉट इन अ क्लियर मैनर और नॉट. दिस इज द सेकंड थिंग. मैं एग्जामिनर को बता पा रहा हूँ या नहीं, इज दिस थिंग रिलेटेड और नॉट, ये चीज लिंक्ड है उस चीज से या नहीं. ठीक है. और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ब्रॉडर लेवल पर है या बड़ी ज्यादा नैरो लेवल पर है. उसी के साथ फिर आप जो है वो अपनी आउटलाइन को आगे लेकर चलते हैं और फिर एक आर्ग्यूमेंट का दूसरे आर्ग्यूमेंट से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से ताल्लुक. दिस इज वेरी हार्ड. अच्छा जी, so okay, we have almost talked about the structure of essay in a concise manner. This was basically a miniature version of the structure of essay and I have tried my best कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या. ठीक है. अब अगली चीज क्या है, the next thing that is more important than the structure of essay, this is the mode of communication that you will be making with the examiner. How you will communicate the examiner? What do you think? Will you be sitting in front of the examiner just like I am sitting in front of you? Will you be having a Zoom meeting with the examiner? No. You will communicate with the examiner with your expression, with your language. So what do you think about your language? Is your language good enough to tell the examiner what do you know about the things? ये दूसरी रिक्वायरमेंट है. एक्चुअली ये पहली रिक्वायरमेंट है बट मैं आप लोगों को थोड़ा पॉइंट पे लाना चाह रही थी इसीलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया. बिकॉज without language you cannot even think about passing CSS, you cannot even think about passing a single paper. आपने कितना ही पढ़ा है, you are an avid reader, you have read more than 30 books, you have read more than 100 books, but still you don't know how to talk, how you will be able to communicate with the society. Still you don't know how to write, how you will be able to communicate with the examiner. What you need to communicate with the examiner is your expression, and your expression should not be very ostentatious. Well, there is
अगेन देयर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग द एस्पिरेंट्स के टू पास CSS आपका एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट, इट शुड बी ऑस्टेंटेशियस, ये दकीक होना चाहिए. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. अगर आपको CSS पास करना है तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको सिर्फ इतनी अंग्रेजी आती हो कि आप सही लिख सकें जिसे कि एग्जामिनर समझ सके, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये कि आप सही टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकें. टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था. लेट्स से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट issue of water. Now what is the correct term for this? Water crisis. ठीक है, or water scarcity. Let's say that you are talking about increase in population. What is the correct term for increase in population? This is overpopulation. Let's say that you are talking about temperature, increase in temperature. That is totally incorrect. What is more apt to say? That is called global warming, or you can say climate change, or you can say rising temperatures. This is how you invent or you learn terminologies. Now अभी language की बात आ गई, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि language को कैसे improve करें, बोलें कैसे. चले बोलने को साइड में रखते हैं, वो तब देखेंगे जब आप अपना written clear कर लेंगे. What is more important right now, लिखें कैसे. Now what do you think that you how you need to learn to write. आप कैसे लिखेंगे, आप लिख के लिखेंगे. I was I always tell aspirants कि आपने उर्दू लैंग्वेज जो है वो कहीं से नहीं सीखी. You don't know the grammar of Urdu. Do you? You don't know the grammar of your regional language. You might be speaking Sindhi, you might be speaking Balochi or any other language, or Punjabi. But you have not learned the grammar of that language. आपको पता ही नहीं है सिरे से. But you can speak that language, you can understand that language, and you can also write. How? Just because that language is present in your environment. If you create an environment in which that specific लिखना कैसे सीख सकते हैं, लिखना आप ऐसे सीख सकते हैं अगर आपने उस environment को तो अपने लिए क्रिएट किया है, साथ ही साथ आपने लिखने वाला माहौल भी अपने लिए बना लिया है. Am I audible? So we were talking about कि लिखना कैसे सीखना है. अब लिखना सीखने के लिए जो सबसे पहला प्रेरेक्विजिट आता है वो ये नहीं है कि आप ग्रामर सीखेंगे. Grammar is important somehow, just because of the pressy paper or just because of the reality कि हमें ये सीखना है कि जी हमें लिखना कैसे है, और just because of a lot of other things. Just leave it aside. लिखना सीखना आपको सिर्फ ऐसे आएगा अगर आप लिखते हैं, continuously लिखते हैं. And how you can do this? You don't know how to write and you don't know what to write. Now what you will do? You can write about your liking, about your likes and dislikes. You can write about your hobbies. You can write a daily diary, or you can write about Pakistan. You can talk about or write about your parents. Initially, you can write about anything. आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखें, ठीक है. और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी स्टेज पर हैं, इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट बेसिक इंग्लिश एंड यू जस्ट वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अगर तो आप वाकई ही इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्टॉप लिसनिंग, जस्ट स्टार्ट एक्टिंग. दिस इज द ओनली फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन लाइफ. अगर आप सिर्फ और सिर्फ कहते रहते हैं कि ओके आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू डू दैट, बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट, यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट, यू आर शेयरिंग योर प्लान विद अदर्स. दिस इज द रोड टू फेलियर एक्चुअली. अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो यू शुड सिंपली स्टार्ट डूइंग. एंड व्हाट इज द बेस्ट पाथ कि आप लिखना शुरू कर दें. जस्ट राइट व्हाटएवर कम्स इनटू योर माइंड. यू हैव योर सेल फोन इन योर हैंड, यू कैन सिंपली टाइप इंग्लिश. You can start texting your friends in English. You can start conversating with your siblings in English. This is how you create an environment for you. अब आप वैसे तो एक लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 3 स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती है. आप सुने, लिखें, पढ़ें. लेकिन CSS के लिए मैं आपको जो भी चीज़ रिकमेंड कर सकती हूँ ये है कि आप एटलीस्ट लिखें और पढ़ें. सबसे पहली स्टेज जो मैंने आपको बताई दैट इज यू मस्ट राइट. ठीक है, आपको लिखना जरूर है. अगर आपने लिख लिया है तो गुड इनफ, ठीक है, आप उसको सीख जाएंगे. दूसरा, आपको लिखना है लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे लिखना है. देयर शुडंट बी एनी इंटरप्शन. ओके, यू फील कि यू गेट टायर्ड, ठीक है, आप एक दिन के लिए यू कैन लीव द एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ संडे और सैटरडे. यू कैन टेक 2 days ऑफ. लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग. आपको दोबारा से लिखना, ठीक है.
और अब आपको लगता है कि ओके जी मैं थोड़ी स्टेज पर आ गया हूँ जहाँ मैं लिखना शुरू हो गया, यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीबॉडी, कम ऑन। हाँ, अगर आप इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ आपको लगता है कि अब मैं सीएसएस करने के काबिल हो गया हूँ, मुझे चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं, तो इट्स बेटर कि आप कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लें फॉर द पेपर ऑफ एसे, for the paper of current affairs. These are two most important papers of CSS. And for PMS, essay and general knowledge is a must, are must. आपको इन दोनों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए because they are risky papers. ठीक है, अब हमने इसके बारे में बात कर ली, आपने लिखना शुरू कर दिया। अगली स्टेज क्या है, जिसे कि मैं ये बात करी थी कि हाउ यू लर्न टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज आपको कैसे आएंगी, एग्जैक्ट टर्म्स आपको वर्ड्स के लिए कैसे आएंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यू नीड टू रीड। नाउ व्हाट यू विल रीड, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बट इफ यू फील कि जी मैं बड़ी ही इनिशियल स्टेज पे हूँ, यू फील हेल्पलेस एंड यू आर टेक्सटिंग एवरीबॉडी, कम ऑन प्लीज हेल्प मी, आई एम अ फ्रेश एस्पिरेंट एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीएसएस, कम ऑन हेल्प योरसेल्फ, यू कैन स्टार्ट विद स्टोरी बुक, यू कैन गेट एनी स्टोरी बुक ऑन इंटरनेट, यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। आप इजी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एट दिस बेसिक स्टेज एंड यू आर एट समहाउ एट एडवांस स्टेज, तो द बेस्ट थिंग फॉर यू पीपल टू रीड इज it's newspaper. You can read foreign affairs, you can watch some news channels, some talk shows like head to head, like Insider Story, that are broadcasted on Al Jazeera, like Axios, that is broadcasted on HBO. And you can read newspapers like Foreign Affairs, Economist, it's also good. Besides, you can read some articles on Al Jazeera as well. You can read some articles from New York Times. You can read articles on Express Tribune, the news. Now I'm talking about newspapers जो कि पाकिस्तान में भी हैं. You can सबसे आसान चीज़ है डॉन. आप सिंपली डॉन का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और अगर आप सिर्फ उसी को पढ़ना शुरू कर दें, हम चीज़ों को लेंथी नहीं करते. और यहीं पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल कि कभी भी अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाते. आप अपना गोल बड़ा रखें लेकिन अपने माइलस्टोन्स शॉर्ट रखें, छोटे रखें. अब माइलस्टोन्स शॉर्ट रखने से क्या मुराद है, यू वुडंट से योरसेल्फ कि मैं कल उठ के पूरी किताब खत्म करूंगा. नो, यू शुड से कि मैं कल उठ के 10 पेजेस पढ़ूंगा. एंड वंस यू कंप्लीट 10 पेजेस, यू शुड से टू योरसेल्फ, वेल डन, you have completed 10 pages, now आप 10 pages और करो, आप 10 pages और करो. this is how you are training your mind. लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये कहेंगे कि ओके मैं कल उठ के पूरा ऐसे लिखूंगा, now writing an essay is a full-fledged task that requires an effort of 3 hours. तो आपका माइंड खुद ब खुद जो है it will start making you feel कि you are already fatigued and exhausted and you won't be able to complete this task. तो अपने लिए आपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखने हैं. अब हम लोगों ने लैंग्वेज की बात कर दी कि लैंग्वेज आपने कैसे इंप्रूव करनी है. आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू रीड द फुल न्यूज़पेपर. दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली फॉर यू पीपल बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स ऑफ योर कोर्स एज वेल ना. आपको 12 सब्जेक्ट्स की किताबें भी कवर करनी है. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि आप हेडलाइंस देख लें. अगर आपको सिर्फ वो भी नहीं देखनी तो आप एक आर्टिकल डेली बेसिस का. नाउ आर्टिकल इट शुडंट बी अबाउट some stupid things. It shouldn't be about Pakistani politics. It should be about issues like आप देखते हैं अफगान पीस प्रोसेस पे आ गया, आप देखते हैं कश्मीर इशू पे आ गया, आप देखते हैं पैलेस्टाइन इशू पे आ गया, वाटर क्राइसिस पे बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल. ठीक है, फिर आप देखते हैं जी डेमोक्रेसी पे आ गया, आप देखते हैं जी इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स पे आ गया, आप देखते हैं NFC अवार्ड पे आ गया, आप देखते हैं जेंडर इनक्वालिटी पे आ गया. देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर इश्यूज. अगर आपको लगता है FATF पे आ गया, आप देखते हैं पाकिस्तान इंडिया टाइज पे आ गया, पाक अफगान टाइज पे आ गया, पाक US टाइज पे आ गया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे आ गया, CPEC पे आ गया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे आ गया, साउथ चाइना सी पे आ गया. दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू यू. तो अब आपको उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए. आप एक आर्टिकल पढ़ें और उस आर्टिकल को पढ़ के द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि आप उस आर्टिकल को जो है वो अपने अल्फाज में राइट डाउन कर लें. अगर तो आप उस आर्टिकल को अपने अल्फाज में राइट डाउन कर लेते हैं विदाउट कॉपिंग फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिकल, सो ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू पीपल कैन डू. इससे क्या होगा कि आपको वो रिटेन हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा, और रिटेन होने के साथ साथ आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके नोट्स भी बच जाएंगे. लाइक आपने ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ पढ़ा है और आपने उसे अपने अल्फाज में लिख लिया है, आपके नोट्स भी बन गए. अच्छा, अब तीसरी चीज, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मुझे जल्दी से सम अप करना है. व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने लैंग्वेज की बात करी. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको कंसाइजली बताऊंगी, दैट इज योर नॉलेज.
इन 3 चीजों के बगैर आप ऐसे पेपर को पास नहीं कर सकते. दिस इज इम्पॉसिबल टू पास ऐसे पेपर विदाउट दीज 3 थिंग्स. व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज किस टाइप ऑफ, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए? सिंपली स्पीकिंग मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि फॉर ऐसे पेपर आप 10 से 20 टॉपिक्स को अगर तैयार कर लें, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकती हूँ. वाटर क्राइसिस आप तैयार कर लें, आप कश्मीरी इशू तैयार कर लें, आप अफगान पीस प्रोसेस तैयार कर लें, आप पैलेस्टाइन इशू तैयार कर लें, एनएफसी अवार्ड के बारे में पढ़ लें, आप एफएटीएफ के बारे में सीख लें, आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लें, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर लें, आप जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लें, आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर लें, आप कोविड के बारे में बात कर लें. ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स ये बन जाते हैं. अगर आप इन्हीं को तैयार कर लें तो आप किसी, और जब आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है तो टॉपिक्स को तैयार करने की शर्त क्या होती है? टॉपिक्स को तैयार करने की शर्त ये होती है कि आप उन टॉपिक्स को ऑल पॉसिबल डायमेंशंस और ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स के साथ तैयार करें कि इन पे क्या क्या पूछा जा सकता है. ग्लोबल वार्मिंग पे वो क्या क्या पूछ सकता है. आपने ग्लोबल वार्मिंग तैयार किया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. You have prepared global warming. You know what are the causes of global warming. You know what are the threats of global warming. You know what are the suggestions to counter global warming. You know all these things, na? Now what the examiner is asking? The examiner is asking about the facts जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे और क्लाइमेट चेंज पे हो चुके हैं. द एग्जामिनर इज आस्किंग कि दुनिया अभी तक कौन कौन सी ट्रीटीज या पैक्ट्स साइन कर चुकी है ग्लोबल वार्मिंग पे, और आपने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं. नाउ यू आर इन डिफिकल्टी. सो व्हाट यू नीड टू डू, आप जब भी किसी टॉपिक को तैयार करें, आपने कोशिश करनी है कि आपने उसे मैक्सिमम एस्पेक्ट्स और मैक्सिमम एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस के साथ तैयार करना है. यही तरीका है जिससे कि आप एग्जामिनर को काउंटर कर सकते हैं, एग्जामिनर को एक बेहतरीन ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं अपनी सीएसएस की ऐसे पेपर के अंदर. सो एस्पिरेंट्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को ऐसे के बारे में बताने की कोशिश की.